नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। आज भारतीय जनता पार्टी साया मंडल के मंडल अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में शक्ति केंद्र समाल्टा और शक्ति केंद्र भंजरा के समाल्टा, फटेऊ, थेदेऊ, पानवा, सुरेऊ, जिसोआ, धराना, मंडोली, उभरे आदि बूथों पर जाकर सत्यापन प्रभारी अमर सिंह चौहान ने सत्यापन किया। साथ ही संजय शर्मा वहां पर उपस्थित रहे और बूथ समिति पर जाकर सरल ऐप के माध्यम से OTP के जरिए सत्यापन किया गया, जिसमें समस्त बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, बूथ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जिले और पदाधिकारी उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष जी, जैसे कि आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं, बूथ-बूथ पे जा रहे हैं, तो कुछ विशेष रणनीति के तहत या फिर पार्टी ने कोई कार्यक्रम ऐसा दिया है जो आप बूथ-बूथ पे जाकर जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आप सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सरकार ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने एक हमको बूथ सत्यापन की जिम्मेदारी दी है, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर मोर्चों के अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक सभी गांव-गांव तक जाकर बूथ का सत्यापन किया जाएगा। इस सत्यापन का एक लक्ष्य है कि आने वाले चुनाव में हमारे जितने भी बूथ अध्यक्ष है, जितने हमारे पन्ना प्रमुख है, वो उन लोगों को जागरूक करना, उन लोगों को सक्रिय करना, और जो हमारे गांव के जो वोटर है उन तक जो हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जो योजनाएं चल रही है, सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उसको गांव-गांव तक पहुंचाना हम सबका लक्ष्य है। इस उपलक्ष्य में आज हम लोग समाल्टा बूथ पे, पिछला बूथ पे, जिसो बाखरो, ये 4 बूथ एक शक्ति केंद्र के अंदर थे। हम चारों बूथ पे जाकर बूथों का सत्यापन किया गया है, और इस सत्यापन में हमारे जो शक्ति केंद्र संयोजक है श्रीमान राठौर जी, सियाराम राठौर जी, इनके नेतृत्व में, और हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमान प्रवीण चौहान जी के नेतृत्व में आज बूथ सत्यापन का कार्यक्रम हमारे देवभूमि चालदा मासो की जो भूमि है समाल्टा में आज इस कार्यक्रम को बड़े जोर शोर से किया गया है। धन्यवाद जी। आज जो बूथ समिति का गठन किया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं जिले के निर्देशानुसार जो बूथ सत्यापन एवं बूथ समिति की बैठक का कार्यक्रम हर बूथ पे होना है, उसी के निमित्त आज हम जो है समाल्टा बूथ पर है, और हमारे साथ जो है यहाँ के बूथ अध्यक्ष एवं बूथ की जो पूरी टीम है वो यहाँ उपस्थित है, जिसमें कि हम जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश अनुसार सरल ऐप पे जो है सत्यापन होना है। जो हमारी बूथ कमेटी का सत्यापन है वो किया जा रहा है, पन्ना प्रमुखों का सत्यापन है वो किया जा रहा है, और जो पन्ना प्रमुख रह गए हैं, नवनियुक्त पन्ना प्रमुख, उनको जो है यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है सब समिति से। यहाँ पर गाँव के सभी लोग उपस्थित है, कार्यकर्ता उपस्थित है। इसी तरीके से हमारा जो है ये कार्यक्रम समाल्टा शक्ति केंद्र में हो रहा है, और आज हम समाल्टा बूथ पे हैं। इसके बाद हम लोग जो है फटेऊ बूथ पे जाएंगे, पानवा बूथ पे जाएंगे और डामदा बूथ पे जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग जो है अपने इस शक्ति केंद्र के चारों बूथों पे जाके जो है बूथ समिति का सत्यापन करेंगे। विकासनगर डाक पत्थर के तिकोना पार्क पर कुछ युवक फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक बॉल शक्ति नहर किनारे गिर गई। बॉल को लेने के लिए कई युवक शक्ति नहर किनारे गए हुए थे। अचानक एक युवक का पैर फिसलने से शक्ति नहर के अंदर जा गिरा और डूब गया। साथ गए युवकों ने इसकी जानकारी तुरंत आसपास के लोगों को दी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत चौकी डाक पत्थर और SDRF को भी मिली और तुरंत सर्च अभियान चलाया गया। ढकरानी इंटेक्स से डाक पत्थर सरस्वती विहार के रहने वाले 17 साल के आदित्य वर्धन, पिता का नाम संजय पनौली, का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। परिजन भी मौके पर मौजूद है। शव का पंचनामा कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सर, ये सूचना आपको कहां से मिली? ये लगभग 2 बजे चौकी इंचार्ज डाक पत्थर के द्वारा फ़ोन के माध्यम से हमें सूचना दी गई कि डाक पत्थर यमुना कॉलोनी के पास एक बच्चा जो कि अपनी बॉल ढूंढने के लिए गया था, जिसका अचानक पैर फिसल गया और शक्ति नहर में डूब गया। इस सूचना पर तत्काल हमारा एक टीम रवाना हुई
और काफ़ी खोजबीन करने के बाद लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद ये ठकरानी पावर हाउस पे हमने इसका शव बरामद करा और जिला पुलिस के सुपुर्द किया, जिसका नाम आदित्य वर्धन सन ऑफ संजय पैनोली और इसकी उम्र 17 वर्ष और निवासी सरस्वती विहार डाकवत्तर का रहने वाला। Running. Yes. Chitrakoda. Mura shot. एक होटल के सभागार में गढ़वाली फिल्म पितृकूटा का मुहूर्त शॉट लिया गया, जिसमें उत्तराखंड के लोक कलाकारों के साथ ही निर्माता निर्देशक प्रदीप भंडारी भी मौजूद रहे। पीपी फिल्म के बैनर तले बन रही पितृकूटा फिल्म पहाड़ की संस्कृति पर आधारित फिल्म के पितृकूटा का अर्थ होता है पितरों का आवास। जिस प्रकार से पहाड़ों में देवी देवताओं के मंदिर स्थापित होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पितरों का आवास, जिसे मंदिर भी कहा जाता है, स्थापित होते हैं और पहाड़ के हर गांव और परिवार के लोगों द्वारा पितरों के मंदिर की परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे आज के भौतिक युग में और पलायन के कारण लोग भूलते जा रहे हैं। इसी पर आधारित है फिल्म पितृकूटा। इस बारे में जानकारी देते हुए फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रदीप भंडारी ने बताया कि यह फिल्म लगभग 1.5 महीने के बाद सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से गढ़वाल की परंपरा को दर्शाने का और आजकल की युवा पीढ़ी को पितरों की महत्ता समझने का प्रयास किया गया है। उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आएगी और देश विदेश के लोग पहाड़ की परंपरा को जान पाएंगे। कई गढ़वाली फिल्म और कई टीवी धारावाहिक में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री शिवानी भंडारी ने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से गढ़वाल की संस्कृति को आम लोगों तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया गया है और दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वे कई गढ़वाली फिल्मों के साथ ही टीवी धारावाहिक में भी काम कर चुकी और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाजों से पूरा विश्व रूबरू हो जाएगा। टुकड़े का मुहूर्त कर दिया और ये इसकी शूटिंग कितने दिन चलेगी और इसका मतलब ये फिल्म तो बन रही है, लेकिन पूरा समाज इस फिल्म के बारे में नहीं जानता। तो इसका मकसद भी थोड़ा बता दें कि इसका मतलब क्या होता है और इसकी शूटिंग कहाँ होगी और कितने दिन में फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। जी बहुत धन्यवाद आप सभी प्रेस के साथियों का। आज हमारे बहुत शुभ घड़ी है कि आज हम मसूरी में फिल्म पितृकूड़ा का मुहूर्त हमने यहाँ पे किया है। और पितृकूड़ा जैसे कि पितरों का आवास, पितरों का मकान, पितर हर घर में होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, पूरे वर्ल्ड में होते हैं। उन पितरों के लिए एक परंपरा केवल एक गढ़वाल में है वैसे कि एक पितृकूड़ा हमारे प्रत्येक गांव में, प्रत्येक परिवार के गांव में उनके घरों के ऊपर एक पितृकूड़ा होता है। जैसे एक हमारा मंदिर होता है देवताओं का, वैसे पितरों का भी एक मंदिर होता है, उसको हम पितृकूड़ा कहते हैं। लेकिन क्या है कि समय के साथ जो है, जैसे लोग पलायन हो गया है और लोग देशों विदेशों में बस गए हैं, तो पितृकूड़ा की जो महत्व है उसके अर्थ को जानते नहीं है। वो परंपरा निभाई जाती है, केवल लोग जाते हैं पूजा करके आ जाते हैं। लेकिन पितृकूड़ा होता क्या है, क्यों होता है, उसमें पितर कैसे वास करते हैं, पितरों की क्या कृपा होती है, पितरों को क्या दोष भी होते हैं अगर नाराज होते हैं तो उनको देवता के रूप माना जाता है। तो पूरी परंपरा जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है, उस परंपरा पे हम एक फिल्म बना रहे हैं और निश्चित तौर पर जो हमारी नई पीढ़ी है जो पितृकूड़ा सामने आएगी तो अपने उत्तराखंड की, अपनी गढ़वाल की संस्कृति को, अपनी परंपराओं को समझ पाएगी और उनका अपने पितरों के प्रति, अपनी धरती के प्रति, अपने बड़ों के प्रति आदर जागेगा। और उस परंपरा से जो है हमारे पूरे गढ़वाल का जो एक विशेष एक अनूठी परंपरा है, ये पूरे विश्व में इसका नाम होगा। तो इसलिए हम एक फिल्म बना रहे हैं पितृकूड़ा। और ये फिल्म जो है हमारी ये शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं फिल्म में पहले लेखन कार्य होता है, रिकॉर्डिंग गीतों की रिकॉर्डिंग होती है। वो 1-1.5 साल से हमारी ये कार्य चल रहे हैं। 1-1.5 साल लग गया हमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, गीतों की रिकॉर्डिंग से लेकर के, लेखन से लेकर के। और आज हमने मुहूर्त किया है। हमारा लगभग जो है ये 1.5 महीने के आसपास, 1.5 महीने के करीब हमारी शूटिंग होगी, जो गांव में होगी, मसूरी में होगी, देहरादून में होगी, कुछ दिल्ली में भी होगी। और शूटिंग होने के बाद जो है, इसकी एडिटिंग होने के बाद हमारा ये प्रयास है कि हम इसको अक्टूबर आखिरी तक जो है इसको सिनेमा हॉल में ले आएं। मतलब महत्व वाली फिल्म है गढ़वाल के परंपरा के हिसाब से। जी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, पितृकूड़ा के बारे में? सर, सबसे पहले तो आपका प्रणाम, आप यहाँ पर अपना कीमती समय लेकर आए। और दूसरी बात, इस फिल्म में हम जुड़े, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे
जो पितृदेव हैं उन लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए हम पितृकूड़ा में जुड़े। और मेरे आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी ये फिल्म आएगी आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पितृकूड़ा जो है एक जो गढ़वाली कल्चर है, एक जो हमारे गढ़वाल में होता है, उसमें ये फिल्म बन रही है। इसके निर्माता निर्देशक प्रदीप भंडारी जी हैं और वो मसूरी के ही रहने वाले हैं, और अभी हमारा मुहूर्त शूट जो हुआ है वो मसूरी में ही हुआ है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने जो हमारा गढ़वाल का कल्चर है उसको हम साथ लेकर चलें और अच्छी फिल्म बनाएं। सबसे पहले मैंने बॉडी की गंगा एक फिल्म आई थी, उसमें काम किया था। फिर थोकदार, प्रधानी और जय माँ धारी देवी जो आजकल लगी हुई है, और अभी 2 महीने बाद मेरी एक और फिल्म आने वाली है, श्रीदेव सुमन। तो उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उस फिल्म को देखने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो हमारे उत्तराखंड की कहानी और एक सच्ची कहानी है। तो उस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा, ये हमारा गढ़वाली होने के नाते कर्तव्य बनता है कि हम श्रीदेव सुमन जरूर देखें। और उसके बाद जब भी पितृकूड़ा आएगी तो अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। आप मुंबई में भी रहे हैं, आपने जी सर, सीरियल या कुछ में काम किया? जी सर, सबसे पहले मैंने जब एक्टिंग शुरुआत करी थी गढ़वाल से ही करी थी, एक फिल्म करी थी बॉडी की गंगा। उसके बाद मैं मुंबई चली गई थी, वहाँ मैंने कंटिन्यू काम किया, सीरियल में भी काम किया। लास्ट सीरियल था मेरा दिल तो हैप्पी है जी, जो स्टार प्लस में आता था, लेकिन कोविड की वजह से वो बंद हो गया और फिर मैं यहाँ आ गई। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं कंटिन्यू यहीं ही काम कर रही हूँ। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्य पहुंची कम्युनिटी होम्स हंस फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी होम्स में। वहीं उन्होंने विकलांग 8 बच्चों से मुलाकात की और उनके द्वारा बनाए गए हैंडमेड सामान और उनके रहने और कमरे आदि का निरीक्षण किया। आपको बता दें, उन विकलांग बच्चों के द्वारा की गई साफ सफाई मंत्री रेखा आर्य ने देखी। वहीं आपको बता दें, ये विकलांग बच्चे जो कि नारी निकेतन केदारपुरम देहरादून में रहकर आए हैं, इन बच्चों ने स्वयं के बने हुए हैंडमेड सामान महिला सशक्तिकरण विभाग की मंत्री रेखा आर्य को दिखाए। वहीं आइए जानते क्या कुछ कहना है महिला सशक्तिकरण विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्य का। देखिए, महिला कल्याण विभाग की हमेशा कोशिश रही है ऐसी महिलाएं जो कि समाज की मुख्य धारा से भटक गई हैं, अथवा ऐसी महिलाएं जो मानसिक रूप से किसी न किसी पीड़ा से ग्रस्त है, जो हमारे नारी निकेतनों में रह रही हैं, ऐसी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आखिरकार क्या क्या रास्ते खोजे जा सकते हैं, उसी का बढ़ता हुआ कदम हम लोग देख रहे हैं। कभी ये महिलाएं या अथवा ये बालिकाएं हमारे नारी निकेतन में रहा करती थी और वहाँ रहने के दौरान में लगातार इनका ट्रीटमेंट चलता था। उस दौरान में हंस फाउंडेशन संपर्क में आए और हंस फाउंडेशन के साथ बातचीत करते हुए यह पाया गया कि ऐसी महिलाएं जो कि जिनकी ठीक से काउंसलिंग की जाए, जिनको ठीक से यदि ध्यान दिया जाए, तो वो वाकई जैसे हम सब लोग सामान्य अपनी ज़िंदगी को जीते हैं उस ओर वो बढ़ सकती है। तो उस ओर हम लोगों ने, विभाग ने कदम बढ़ाया। मैं समझती हूँ कि बहुत साहसी कदम है, क्योंकि इसका परिणाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन कहते हैं कि जब नीयत अच्छी होती है तो विषम परिस्थितियां भी जो है वो कोई मायने नहीं रखती और ईश्वर उसका फल अच्छा देता है। तो आज मुझे इस हर्बल फूड में आते हुए और इस कम्युनिटी हॉल के कॉन्सेप्ट पे जो विभाग ने काम किया और हंस फाउंडेशन के सहयोग के साथ काम किया, तो यहाँ जो आज 4 महिलाएं आज इस भवन में मिली हैं, 4 और अन्य महिलाओं को हम अन्य भवन में मिलने जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जमीन और आसमान का अंतर। 2019 में लिया गया निर्णय आज मैं 2022 या 23 के मध्य में जब मैं देख रही हूँ, निश्चित रूप से बेहद प्रसन्नता होती है कि अब उनके मानसिक स्तर का बहुत बेहतरीन सुधार हुआ है। अब वो अपने आप को स्वयं जिस प्रकार से एक सामान्य मानव अपनी देख रेख करता है, वो उस और अपने आप को संभालने लगी हैं। कई महिलाएं जो है वो नौकरी भी कर रही हैं, कई शॉप्स में वो काम भी कर रही हैं, कई प्रशिक्षण भी ले रही हैं। स्वयं मतलब आश्चर्य होता है कि हम सबको भी मफिन बनाना नहीं आता होगा, लेकिन वो महिलाएं मफिन भी बना ले रही हैं। और उनको ये भी याद है कि हमारा 15 अगस्त भी आने वाला है, हमें झंडा भी लगाना है।
उन्हें ये भी याद है कि हमारा बर्थडे आने वाला है। तो मुझे उनकी ये प्रगति देखते हुए बेहद प्रसन्नता है। मैं अपने साथ में जो हमारे सभी सहयोगी हैं, जो प्राइवेट संस्थानों से जुड़े हुए हैं और लगातार उन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अभिनंदन करती हूँ कि वाकई समाज में महिलाओं के हित में काम करना और सही मायने में यदि हमें ईमानदारी से काम करें तो परिणाम अच्छे निकलते हैं। जो कि इन महिलाओं से वार्ता करते, चाहे वो भावना से, तो सभी की बातें सुनते हुए ऐसा एक सुखद अनुभव लग रहा है कि वाकई आज ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और लगातार इसी प्रकार से केंद्रित होकर यदि हम लोगों ने काम किया, मिलकर काम किया। और खुशी की बात यह है कि यहीं के रहने वाले लोग इनको बाकायदा शादी, विवाह, बर्थडे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में निमंत्रण देते हैं। तो उन्हें आभास हुआ है कि वाकई समाज कितना सुंदर हमारा समाज है और उसमें प्रतिभागी बनते हुए वाकई वो भी कहीं ना कहीं जो है समाज की एक्टिविटीज से वो लगातार जोड़ रहे हैं। तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं, जो कि आज यहाँ आते हुए मुझे निश्चित रूप से बातचीत करते हुए भी, उनको जानते हुए भी, उनके कक्षों को देखते हुए भी, उनके किचन्स को देखते हुए भी, स्वयं सफाई करते हुए जानने पर निश्चित रूप से बेहद प्रसन्नता हुई। और ज्यादा क्या हाल है? मणिपुर में हो रहे अत्याचार और महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया और चर्च तोड़े जा रहे, इसी को लेकर विकासनगर सेंट जेम्स स्कूल से लेकर मेन बाजार, पहाड़ी गली चौक, रामकुमार चौक, डाक पत्थर तिराहा से होते हुए शांति मार्च क्रिश्चियन समाज के द्वारा निकाला गया, जिसमें कि हजारों की संख्या में क्रिश्चियन समाज के लोग मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह का अत्याचार जो मणिपुर में हो रहा है वो बंद होना चाहिए। और आज हम लोग ये शांति मार्च निकाल रहे हैं कि मणिपुर में जिस तरह से वहाँ पर बहुत ही उत्पीड़न हो रहा, प्रोसिक्यूशन हो रहा, अत्याचार हो रहा है और स्त्रियों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है और इसके प्रति हम सबों का बहुत ही आक्रोश है। ये बात अच्छी नहीं है, शोभनीय नहीं है। और वहाँ पर किस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, चर्च जलाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग की अपील है कि ये सब चीज़ें बंद की जाएं, ये समाप्त होना चाहिए। सरकार इन चीज़ों के लिए ध्यान दे। पहले कभी किसी व्यक्ति को कोई आपस में लड़ते थे तो कानून का इतना डर होता था कि लोग डर के मारे पुलिस से भागा करते थे। आज वीडियो बनाई जा रही है, किसी को मारा जा रहा है, लड़के को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उसकी वीडियो बनाई जाती है। तो हमारा ये अनुरोध है कि ये सब चीज़ें समाप्त होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सरकार से हमारी अपील है कि हम सब भाईचारे में, कोई भी धर्म हमें लड़ने के लिए नहीं बोलता, चाहे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हैं और मिलकर के हमें रहना चाहिए। और इसी संदेश को हम यहाँ देना चाह रहे हैं। और मणिपुर कहीं भी किसी भी तरह का जो अत्याचार है वो इस तरह का ना हो, इसके लिए सरकार सजग हो और इन सब ये चीज़ें सब समाप्त होना चाहिए। सैलून प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। मुख्य विकास अधिकारी ने दिए प्रमाण पत्र। मुख्य विकास अधिकारी चमोली ललित नारायण मिश्रा की पहल पर 13 दिवसीय हेयर सैलून प्रशिक्षण शिविर शनिवार को संपन्न हो गया। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा द्वारा 23 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। SBI RCT द्वारा 13 दिनों तक युवाओं को हेयर कटिंग, शेविंग, मसाज सहित जनरल EDP का प्रशिक्षण दिया गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे जनपद के युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वयं को रोजगार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ यात्रा मार्ग गौरीकुंड डाट पुलिया के समीप भूस्खलन के कारण लापता और मृत व्यक्तियों के सर्च ऑपरेशन एवं खोजबीन कार्यों का सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा और गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक बदाने के साथ घटना स्थल पर जायजा लेते हुए लापता एवं मृत व्यक्तियों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें, आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गौरीकुंड आने का प्रस्तावित कार्यक्रम था, किंतु खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री का आना संभव नहीं हो पाया। सचिव आपदा डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस दुखद घटना पर दुख प्रकट करते हुए लापता और मृत हुए व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त की है तथा सरकार इस घटना में मृत और लापता व्यक्तियों के परिजनों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने सर्च ऑपरेशन और खोजबीन कार्यों में लगे आपदा प्रबंधन की टीमों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस घटना से जो लोग लापता हैं, उनकी तत्परता से खोजबीन करते हुए उनकी पहचान की जाए ताकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता राशि उनके परिजनों को उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जो लोग असुरक्षित और संवेदनशील क्षेत्रों में हैं, उन्हें उस स्थान से शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सर्वे के लिए टीम भेजी जाएगी, जो इसका आकलन करते हुए जो भी उचित कार्यवाही होगी सुनिश्चित करेगी। भाई अरे सर ऊपर को अभी हमारी शीर्ष प्राथमिकता ये है कि जो लोग मिसिंग हैं उनका एक्चुअल नंबर अभी हमारे सामने आए। कारण ये है कि पहले संख्या 13 बताई गई, फिर बताया गया 20, सब एक्सेप्टेड है, लेकिन हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि हम डेड बॉडीज़ को रिकवर करें। जहाँ तक हमारे एक साथी का ही कहना था कि मशीन का, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह का टेरेन है, ये सबसे प्रोफेशनल हमारे एनडीएमए और एसडीआरएफ के लोग यहाँ लगे हुए हैं। ये इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हैं कि इन्हें किन परिस्थितियों में कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है और किस तरह से चीज़ों को हमें उसका समाधान निकालना है। एक हाइड्रा की मदद से जो वहाँ का स्लैब गिरा हुआ उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है, पौड़ी को, टिहरी को, इवन हरिद्वार तक के जिले को बता दिया गया है कि हो सकता है कि पानी का बहाव तेज है, कुछ बॉडीज बह गई हो, तो वहाँ पर इनको रखा गया है अलर्ट पर कि आप इसकी सर्च करा लीजिए, अगर कोई डेड बॉडी है उसको तुरंत इसकी सूचना दी जाए। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है कि रेस्क्यू और रिकवरी का जो हमारा काम चल रहा है ये पूरा हो जाए। दूसरा है कि जैसे ही ये चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी, आप भली भांति जानते हैं कि जो हमारे मानक हैं उसके हिसाब से तो इनको सहायता दी ही जाती है। और मुख्यमंत्री जी का इस घटना को लेकर काफ़ी संवेदनशीलता है और उन्होंने स्पष्ट कहा है इसमें जो उदारता बरती जाएगी अधिकतम वो देने का प्रयास किया जाएगा इसमें, और शीघ्र ही इसकी घोषणा माननीय शासन के साथ आए हैं और बहुत ही दुखद घटना है। खासकर हमारा ये क्षेत्र आपदा प्रभावित है। मैं यहाँ पे गढ़वाल कमिश्नर भी आए हैं, आपदा सचिव भी आए हैं, हमारे जिलाधिकारी भी हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कोशिश की है कि विशेष पैकेज दिया जाए और आनंद फानन में यहाँ पर जो छोटे छोटे ढाबे होटल बने हैं उससे ये त्रासदी हुई है। आपदा तो यहाँ पे लगातार है, बादल भी फटता है, तो लेकिन हमें उस समय ज़रूर देखना चाहिए कि जान माल की हानि न हो। और पिछली बार स्वयं मैं भी यहाँ पर आई थी, वो ढाबा तोड़ दिया गया था लेकिन फिर बना दिया। तो ये रोजी रोटी की भी बात है कि हम इतने मजबूर हैं कि हमारे पास जो है रोजी रोटी नहीं है,
चाहे नेपाल के भाई लोग हैं, चाहे हमारे वर्तमान में यहाँ पे हैं, इसके लिए मैं आपदा सचिव से जरूर कहूँगी एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। और ये नहीं है कि आनंद फानल में वो तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, और भी कुछ हो सकता था, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम सतर्क रहें और अपनी इस केदार यात्रा के लिए रोजी रोटी की बात करते हुए अपने को सुरक्षित भी रखें। मैं उन होटल वालों से भी निवेदन करती हूँ जिन्होंने कि बहुत मजबूती से अपना होटल नहीं बनाया है, ढाबे खड़े किए हैं और कुछ ना कुछ यहाँ इस क्षेत्र में होता है। इसलिए हमें, जैसे जापान के लोग सतर्क रहते हैं, अपने लिए कितना अच्छा भूकंप विहीन जो है घर बनाते हैं, हमें भी उसी तरह से यहाँ पे दुकानें हैं और प्रशासन को भी, सरकार को भी एक बहुत आज की तारीख एक तो जो हम हादसा हुआ है, जिन लोग जो मिसिंग है उनको, उनकी बॉडी को ढूंढना और उनके संबंध में जो भी हमें कार्य करना है, अंत्येष्टि और कार्रवाई करना है। दूसरा है जो अन्य जगह और भी लोग इस तरह से असुरक्षित जगह पे हैं, उनको शिफ्ट करना है, वो प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। तीसरा है जो बोल्डर्स और जो पत्थर ऊपर अनस्टेबल रूप से है, उसको हमको संतुलित करना है, उसको बैलेंस करना है, उसको स्टेबल करना है। अगर स्टेबल नहीं हो सकता है तो उसको हमको हटाना पड़ेगा। इसके लिए अलग से हम एक जियोलॉजिस्ट की टीम, एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक टीम हम भेजेंगे, जिसमें GSI, हमारी LLMC और IIRS और IIT ये सबको एक टीम हम भेजेंगे जो देखेगी कौन कौन से एरिया है जहाँ पर कुछ बोल्डर असुरक्षित रूप से बैलेंस में पड़े हुए। दिनांक 22 जुलाई 2023 को एक व्यक्ति जो कि सहसपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था और विकास नगर के नंबर 1 पुल पर सीमेंट के गोदाम में कार्य करता था, वहीं सीमेंट गोदाम के मालिक गगन धवन के द्वारा उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर गोदाम में कार्य कर रहे व्यक्ति ने अपने घर सहसपुर में फांसी के फंदे से लटककर अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं सहसपुर पुलिस ने IPC की धारा 306 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, लेकिन आरोपित व्यक्ति फरार चल रहा है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं मृतक के एक छोटा बच्चा जो कि 8 महीने का है और मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक के परिजन और मृतक की पत्नी पुलिस क्षेत्राधिकारी विकास नगर से भी मिले। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है मृतक की पत्नी का और पुलिस क्षेत्राधिकारी का। सोनी विक्टोरिया है। आपके पति ने कुछ समय पहले जो आत्महत्या की है, क्या कारण रहा है? जी, वो काम करते थे पुल नंबर 1 और 2 पे सीमेंट के गोदाम में। उनका मालिक गगन धवन जो देहरादून में रहता है, उसने लगातार उन्हें परेशान कर रखा था, चोरी के इल्जाम लगा के उन्हें फंसा रखा था बुरी तरीके से। इतना उन्हें टॉर्चर कर रखा था, फोन पे धमकियां दे दे के कि मैं तेरा ये करवा दूंगा, मैं उठवा लूंगा, पुलिस को भी मैं अपना आप देख लूंगा, इतना मारूंगा तुझे कि सिमट ही सिमट तेरे अंदर से निकलेगा, और पुलिस को भी मैं अपना आप देख लूंगा, तू तेरा जो होता हो तू वो कर ले, मैं अपना आप संभाल लूंगा सब। इतना उन्हें टॉर्चर कर रखा था कि बस वो बहुत परेशान हो गए थे। तब उन्होंने मुझे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ऐसा कदम उठा लेंगे, आत्महत्या तक का कदम उठा लेंगे, ये नहीं मुझे पता था भैया। आपको कब पता चला कि आपके पति ने आत्महत्या कर ली है? मुझे 22 तारीख को शाम को ऐसी 6:30-7 बजे करीब जब उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, फिर मैंने सहसपुर के पड़ोसियों को फ़ोन किया कि आंटी हैं वहाँ पर एक रहती हैं पड़ोस की, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा आंटी, मैंने कहा मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, ज़रा आप चेक करके बताओ कि वो घर में है कि नहीं है, या फिर क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे। तब उन्होंने देख के मुझे बताया कि सोनी स्कूटी तो बाहर खड़ी है, कि हमारे पास स्कूटी है, स्कूटी तो बाहर खड़ी है, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही और दरवाजे भी दोनों अंदर से बंद हैं। तो आपके पति ने कोई सुसाइड नोट लिखा था मरने से पहले? हाँ जी, ये है सुसाइड नोट उनका, ये मेरे पास है। ये सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है खुद अपने हाथों से। ये उनकी जेब से मुझे मिला, जब उनको नीचे उतारा गया तब ये उनकी जेब में था। तो इसमें किसका नाम लिखा है कि किसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं? उनको मालिक का नाम लिखा है, गगन धवन का। तो गगन धवन जो व्यक्ति था, तो सीमेंट गोदाम का मालिक आप बता रहे हैं, वो वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान करता था आपको? जी, निरंतर धमकी देता रहता था उनको फोन पे। मैं कुछ सुनती थी कि मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, बिल्कुल तू बता दे मेरे को। जबरदस्ती के उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था। वो बताते थे मुझको सारी बातें, पर हम लोग कमजोर थे, घर से पैसे से कमजोर थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। मैंने आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई उसके बाद? हाँ जी, रिपोर्ट लिखवाई, FIR करवाई। ये FIR की कॉपी है, ये
उसके बाद पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कुछ कह रहा नहीं है, पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है, यही बोले जा रही है बार बार कि वो तो फरार है, वो तो फरार है। जब भी जाते हैं उनके पास कि वो तो फरार है, बस। तो आपका क्या कहना है कि पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर रही है? अभी तक तो उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी है, 14-15 दिन हो गए, अभी तक तो उन्होंने हमारी किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं करी। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे न्याय मिले, मेरे बच्चे को, मेरे 8 महीने का छोटा बच्चा है, हम दोनों को न्याय मिले। सहसपुर में दिनांक 23 तारीख को उसके संबंध में एक अभियोग धारा 306 आईपीसी के अंदर पंजीकृत हुआ है। चूँकि यह अभियोग में जो मृतक का सुसाइडल नोट भी प्राप्त हुआ है, तो सुसाइडल नोट के मिलान को एफएसएल भेजा जाएगा। वहाँ से पुष्टि होने पर कि वो उसका ही लेख है, तो अन्य कार्रवाई की जाएगी। अभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है, टाइम लगेगा। पत्नी का कहना है, हालांकि वो पुलिस की कार्यप्रणाली से आश्वस्त है, लेकिन उसका कहीं ना आरोपी है, वो कहीं ना कहीं पहले भी उसके पति को धमकाता था और अभी भी कहीं ना कहीं उनके परिवार को धमका रहा है। जी, आज उनकी पत्नी और उसके परिजन आज मुझसे कार्यालय में मिलने आए थे। मेरे द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया है और जो भी साक्ष्य होंगे उसके अकॉर्डिंग विवेचना की जाएगी, और यदि उसके द्वारा पूर्व में धमकाया गया हो, इस संबंध में हमारे द्वारा साक्ष्य संकलन किया जाएगा। नहीं रुक रहा है मोल्डी गांव में भूस्खलन का सिलसिला। आज फिर से पहाड़ी के खिसकने से मोटर मार्ग मोल्डी गांव बंद। आपको बता दें, आराकोट बंगार क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायत और 15 गांव का संपर्क आज फिर से तहसील मुख्यालय से टूट गया। आज आराकोट चिबा वालचा मोटर मार्ग मोल्डी गांव के पास पूरी पहाड़ी दरक कर नीचे आ गई, जिसके चलते मोटर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मोटर मार्ग का लगभग 60 मीटर भाग खनियाड़ू नदी में समा गया है। अगस्त 2019 में आई भीषण आपदा में पहली बार मोल्डी गांव में यहां पर ये भूस्खलन हुआ था। तब से लेकर आज तक यहां पर बार बार भूस्खलन होता रहता है। अगस्त 2019 से लेकर आज तक यहां पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन न तो यहां पर PMGSY पुरोला द्वारा इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जा सका है, ना ही ये भूस्खलन रुका है। इससे प्रतीत होता है कि मोल्डी गांव विभाग और ठेकेदारों के लिए दुधारू गाय साबित हो रही है। 9 ग्राम पंचायत के ग्रामीण आज इस बात से परेशान है कि अपनी नगदी फसल सेब को देश की मंडियों तक कैसे पहुंचाए, जबकि 4 दिन पूर्व ही इस क्षेत्र विधायक दुर्गेश लाल और उप जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने आराकोट चिबा वालचा मोटर मार्ग का अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण भी किया था, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है। लगभग 4 वर्ष से आराकोट बंगाल के हम समस्त क्षेत्रवासी आपदा की मार झेल रहे हैं, और हमारा जो मुख्य मोटर मार्ग आराकोट चिबा वालचा मोटर मार्ग है, उसके किलोमीटर 6 में मोल्डी वाले भाग में लगातार बरसातों में भारी भूस्खलन रहता है, जिससे हम समस्त सेब बागवान परेशान रहते हैं और समय से अपनी फसलों को मंडी तक नहीं पहुंचा पाते, जिससे हमें कई लाखों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है। हमारा सरकार से पूरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र को जोड़ने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में सुचारू व्यवस्था हो सके मोटर मार्ग की, और हमारा जो सेब की फसल है हम समय रहते मंडी तक पहुंचा सके।